हेलो बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के अंतर्गत मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापक यंत्र के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे वन बाय वन करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 162 क्वेश्चन दिया है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कोई हमारा एक मान लीजिए कि ये हमारा इस तरह से कोई मीटर है, तो इसकी जो सुई होती है इसको 0 से किसी मान तक ले जाने में या घूमने में कौन से बल की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो इंडिकेटिंग टाइप होते हैं, इंडिकेटिंग मतलब कि जिसमें जो सुई होती है वो पर्टिकुलर वोल्टेज या करंट पर क्या करती है, वो घूम कर किसी निश्चित वैल्यू को बताती है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें मेनली हमारा 3 तरह के बल कार्य करते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग बल, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो कि सुई को 0 से किसी मान पर पहुंचाता है। दूसरा फोर्स होता है इसमें कंट्रोलिंग फोर्स या नियंत्रक बल, जो सुई को किसी विशेष मान पर पहुंचने के बाद वहां पर रोकता है उसको। और तीसरा होता है अवमंदक बल या डैम्पिंग बल। डैम्पिंग बल क्या करता है कि सुई जो किसी मान पर पहुंचकर अगर कंपन कर रही है तो उस कंपन को रोकता है। तो 3 तरह के बल होते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग बल, है ना। दूसरा होता है कंट्रोलिंग फोर्स। तीसरा होता है डैम्पिंग फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि पॉइंटर को शून्य स्थिति से किसी मान तक ले जाने में कौन से बल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग बल जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। डिफ्लेक्टिंग बल ही क्या करता है, सुई को जीरो से हटाकर किसी अन्य मान तक पहुंचाता है जो उसकी रीडिंग होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 163 क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण होता है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो विभिन्न प्रकार के होता है। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, मतलब स्प्रिंग लिफ्टी होती है। वो स्प्रिंग क्या होती है, जैसे पॉइंटर हमारा घूमता है, मान लीजिए यहाँ पॉइंटर अटैच है, तो अगर ये घूमेगा तो स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग में ऐंठन होती है, स्प्रिंग में ऐंठन होती है। तो वो ऐंठन से क्या होता है, वो किसी मान तक ले जाकर उसको रोक देता है वहीं पे। ये होता है स्प्रिंग कंट्रोल। इसके अलावा दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि पॉइंटर के साथ कुछ वेट, कुछ भार जो है वो लटका दिया जाता है। इस तरह से कोई भार लटका दिया जाता है जो कि पॉइंटर को घूमने पर उसको बैलेंस रखता है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण टाइप जो कंट्रोलिंग होती है, उसमें कोई न कोई भार जो उसमें अटैच होता है। और स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है उसमें स्प्रिंग अटैच होती है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण में कौन सी स्थिति में जो है उपकरण होना चाहिए। तो उपकरण हमेशा गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में जो है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल पोजीशन में रहेगा तो क्या होगा, तभी जो है वेट इस पर प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा और इसमें कंट्रोलिंग बल जो है उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो इसमें होता है ऊर्ध्वाधर स्थिति। पैमाने का नाम क्या है। यहाँ पे एक पैमाना बना हुआ है, इसमें पूछ रहा है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत में क्या है, खाने जो है पास पास हैं। यहाँ पे खाने क्या है, पास पास हैं। जैसे 2 के, 1 के, 500, 100, फिर 50, 30, 90। फिर इधर जैसे जैसे हम आएंगे इधर देख रहे हैं खाने जो है वो बहुत दूर दूर है। ठीक है। तो कुल मिला के ये अरैखिक पैमाना या नॉन लीनियर स्केल है। मतलब इसमें लीनियरली जो है वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। लीनियरली का मतलब होता है कि सभी के बीच समान रूप से दूरी होनी चाहिए, वो लीनियरली होता है। लेकिन अगर जो है ये दूरी अलग अलग है, लीनियरली पैमाने को बोलते हैं रैखिक पैमाना। अगर ये समान दूरी पे खाँचे होते तो होता ये कौन सा, रैखिक पैमाना। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में क्या है कि खाँचे पास पास हैं और यहाँ पर खाँचे दूर दूर हो गए हैं। ठीक है। ये कुल मिला के हमारा अरैखिक पैमाना होगा, इसे बोलेंगे नॉन लीनियर स्केल। ठीक है। तो
इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की स्थिति के कारण कौन सी जो एरर होती है कौन सी है कि रीडिंग की गलत स्थिति, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए एक वोल्ट मीटर है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए एक हमारे पास वोल्ट मीटर है, इस इसको हम इससे हम कोई वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो वोल्टेज अगर मान लीजिए 250 वोल्ट है और ये इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है 256 वोल्ट या 260 वोल्ट दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये उपकरण की ही गलती है। ठीक है, इसे बोलेंगे डिवाइस एरर। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही होगा, डिवाइस एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 166 क्वेश्चन। एक ओम और एक ओम के नीचे प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। मतलब कि अगर 1 ओम का प्रतिरोध है या 1 से कम ओम का प्रतिरोध है, मतलब बहुत कम वैल्यू है रेजिस्टेंस की, तो वह किस विधि द्वारा मापा जाएगा। वह जो है मापा जाएगा शंट टाइप ओम मीटर, शंट टाइप ओम मीटर इंस्ट्रूमेंट से मापा जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 1 ओम या 1 ओम से कम रेजिस्टेंस मापने के लिए शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है। उन्नत मेगा ओम मीटर इसको मेगर भी बोलते हैं। मेगा ओम मीटर को क्या बोलते हैं, मेगर। और मेगर क्या होता है, मेगर जो होता है वो इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है किसी भी केबल का। ठीक है, जो वैल्यू को मेगा ओम में दिखाता है। तो कह रहा है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, तो फेज और एक न्यूट्रल का होता है और एक अर्थ का होता है। तीसरा जो अर्थ का होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो तीसरा जो टर्मिनल होता है इसमें उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करे। ठीक है, तीसरा जो इसमें टर्मिनल होगा वो क्या करेगा, जो रीडिंग वो दिखाएगा उसमें कंपन नहीं होगा, वो किसी फिक्स वैल्यू पे वो, जैसे सुई जो होगी उसकी ऑसिलेट नहीं करेगी। सुई मतलब कि जैसे मान लो सुई दिखा रही है 10 मेगा ओम, तो कभी कभी सुई क्या होती है हिलती डुलती रहती, पता नहीं चलता 10 पे है कि 15 पे है कि जो है 5 पे है। तो उस सुई को फिक्स करने के लिए जो है यहाँ पे तीसरा जो टर्मिनल इसमें लगाया जाता है, तीसरा सिरा जो इसमें होता है इसका उद्देश्य होता है। 166 क्वेश्चन देखिए 168। संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। संट प्रतिरोध का मतलब होता है वह प्रतिरोध जो पैरेलल में लगाया जाए। मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास एक मीटर है, यहाँ पे एक मीटर है जिसमें मान लीजिए एम्पेयर मीटर है। ठीक है, तो इसके संट में एक मान लीजिए हमें प्रतिरोध कनेक्ट करना है। ये संट में, संट मतलब इस मीटर के पैरेलल में, इस मीटर के समांतर में हमने एक प्रतिरोध को जोड़ा है। तो इस संट प्रतिरोध का नाम पूछ रहा है। संट प्रतिरोध और प्रतिरोध जो पैरेलल में लगाए जाते हैं, तो इसका नाम क्या है। तो 168 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो क्या होगा, इसको बोलते हैं मैग्नीन। मैग्नीन वह संट प्रतिरोध होता है जो कि उपकरण के समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। मैग्नीन जो होता है वो संट प्रतिरोध होता है जो उपकरण के समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 169 क्वेश्चन देखते हैं। चल कुंडली मीटर के समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, तो मूविंग कॉइल जो होती है हमारी वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। इसका पैमाना क्या होता है, रैखिक होता है। रैखिक मतलब कि इसमें जो खांचे बने होंगे वो सबके बीच समान दूरी पे होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जो भी खांचे होंगे वो समान समान दूरी पर बने होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रैखिक पैमाना। तो ये रैखिक पैमाना क्यों होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि इसमें जो होता है वो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, जो सुई को घुमाने पे में जो बल लगता है एफ। ठीक है, वह सुई उपकरण में जाने वाली धारा के अनुपाती होता है। और आई के मतलब आई जितना ज़्यादा, आई जैसे जैसे बढ़ेगी उसी अनुसार फोर्स लगेगा, उसी अनुसार सुई जो है घूमेगी। ठीक
ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगर यहीं पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है अगर प्रोपोर्शनल होता आई स्क्वायर के, ठीक है, जैसे कि हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में होता है, ठीक है, अगर आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता तो जो पैमाना होता है रैखिक ना होकर अरैखिक होता, ठीक है, नॉन लीनियर स्केल होती। लेकिन यहाँ पे इस चल कुंडली मीटर में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, विचलन बड़ा गुण धारा के अनुपातिक होता है। इसलिए स्केल इसकी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्केल होती है या लीनियर स्केल होती है, इसको बोलते हैं लीनियर स्केल, LINER, लीनियर स्केल। ठीक है, तो 170 क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऊर्जा डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है। ऊर्जा डिस्क मतलब कि घर में जो पहले मीटर लगते थे जिसमें जो है नंबर धीरे धीरे करके घूमता था, जैसे कभी मान लो रीडिंग 4 पे है, फिर घूम के 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10, जब 9 होता था, 10 होता था तो दहाई वाला संख्या भी एक बढ़ जाता था। तो अगर मान लीजिए घर में कोई लोड नहीं है फिर भी मीटर भाग रहा है, फिर भी मीटर रीडिंग लगातार काउंट कर रहा है, तो यह कौन सी त्रुटि होगी। इस त्रुटि का नाम जान लीजिए आप लोग, ये होता है क्रीपिंग एरर होता है। कौन सा एरर होता है, क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर का मतलब ये हुआ कि घर में कोई लोड ना होने के बाद भी मीटर जो है वो बिजली का बिल एक एक करके काउंट करता जाए, तो मीटर में त्रुटि जो होती है वो क्या होती है, क्रीपिंग एरर होती है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 171 क्वेश्चन देखिए, यदि CT का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। CT, अब यहाँ पे जो CT है वो क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। CT जो होता है वो, CT का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये उच्च करंट को निम्न करंट में 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए 10 किलो एम्पियर करंट किसी लोड में अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये 10 किलो एम्पियर को हमें मेजर करना है, तो हम CT लगा देंगे। ये 10 किलो एम्पियर को अपने सेकेंडरी साइड में किस में कन्वर्ट कर देगा, 5 एम्पियर में। 5 एम्पियर को हम आसानी से माप सकते हैं किसी भी उपकरण से, ठीक है। तो CT का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो CT एक करंट ट्रांसफार्मर है जिसमें CT एक करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राइमरी साइड में जो है, प्राइमरी साइड में सिंगल टर्न होता है, एक ही टर्न होता है, लेकिन सेकेंडरी साइड में क्या होते हैं, बहुत मल्टीपल टर्न्स होते हैं। तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका CT का सेकेंडरी साइड क्या होता है, वो ओपन नहीं खोला जाता। तो अगर ओपन खोल दिया तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा, CT की द्वितीय कुंडली जल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा बनता है। इस नाते अगर इसको खुला छोड़ दिया गया क्या होगा, ये द्वितीय कुंडली स्पार्किंग होकर क्या हो जाएगी, वो जल जाएगी, ठीक है। इसीलिए द्वितीय कुंडली में अगर कोई मीटर नहीं लगा है तो इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉपर के छड़ से इसको शॉर्ट कर देते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। 172 क्वेश्चन देखिए, शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। शंट प्रकार का जो ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो शंट टाइप का हमारा ओम मीटर होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें जो ऑप्शन है वो डी वाला है, यह पॉइंटर को शून्य पर लाकर समायोजित करना, ठीक है, पॉइंटर पर शून्य को समायोजित करना मतलब सन टाइप का जो ओम मीटर होता है उसमें एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, उसकी वैल्यू को घटा बढ़ा कर हम पॉइंटर की स्थिति को शून्य पर हम उसको फिक्स करते हैं, क्योंकि शून्य पर अगर फिक्स रहेगा तभी वो सही रीडिंग देगा, अगर वो अन्य किसी वैल्यू पे फिक्स है तो सही रीडिंग नहीं देगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। 173 क्वेश्चन है देखिए, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। मापने वाले उपकरण में मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो नियंत्रण हमने बताया था ना, जो
एक होता है कंट्रोलिंग फोर्स, जो पॉइंटर को कंट्रोल करता है, किसी वैल्यू पे जाके पहुंचने पे उसको रोकता है। तो दो तरह से कंट्रोलिंग होती है, कि स्प्रिंग कंट्रोल होता है और एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है। स्प्रिंग कंट्रोल में स्प्रिंग लिफ्टी होती है, और ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, पॉइंटर से बाहर अटैच कर दिया जाता है, लोड अटैच कर दिया जाता है। ठीक है। तो जो स्प्रिंग होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है पूछ रहा है, तो हमेशा वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग होती है, जो नियंत्रण बल उत्पन्न करती है, वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है, इसको याद कर लीजिएगा। 174 क्वेश्चन देखिए, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से प्रभाव पे जो है वो कार्य करता है। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर, जो घरों में हमारे एनर्जी मीटर लगा होता है, वह कौन से प्रभाव पे कार्य करता है, तो वह इंडक्शन प्रभाव पे कार्य करता है। प्रेरण का प्रभाव या इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है। इंडक्शन इफेक्ट पे वो काम करता है। 175 क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। स्प्रिंग नियंत्रण, जिस उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण यूज होता है, उसमें उपकरण को किस स्थिति में रखकर मेजरमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर ग्रेविटी कंट्रोल है तो इस उपकरण को हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखेंगे, और अगर स्प्रिंग नियंत्रण है तो किसी भी स्थिति में रखकर उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीटर का नाम क्या है। यहाँ पे एक मीटर बना हुआ है, इसका नाम क्या है। तो इसमें जो मीटर बना है उसको बोलेंगे डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। मल्टी रेंज का मतलब भिन्न भिन्न रेंज को ये माप सकता है। जैसे कि यहाँ पे नोब जो बनी है, ये अलग अलग वोल्टेज रेटिंग को मापने के लिए होता है। तो इसे बोलेंगे डीसी मल्टी रेंज वोल्ट वोल्ट मीटर। ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। इंटीग्रेटिंग टाइप, हमने बताया था उपकरण जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मेनली, प्राथमिक उपकरण, द्वितीयक उपकरण, और प्राथमिक उपकरण जो होते हैं वो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। द्वितीयक उपकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिकेटिंग टाइप। इंडिकेटिंग को बोलते हैं सूचक यंत्र, जिसमें एक सुई होगी जो इंडिकेशन बताएगी कि कितनी रीडिंग आ रही है। दूसरा होता है इंडिकेटिंग के बाद दूसरा होता है रिकॉर्डिंग टाइप। इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप क्या करता है कि जो भी सूचना होगी उसको एक ग्राफ पर उसको इस तरह से रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है। तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप या योजक टाइप। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि जब हम उसको मेजर करेंगे तो जो पुरानी रीडिंग रहेगी उसको जोड़ कर वो बताएंगे। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे घर का एनर्जी मीटर होता है। जैसे मान लीजिए पिछले दिन हमारे घर में 10 यूनिट चला था, तो आज अगर हम उसकी रीडिंग देखेंगे तो वो कुछ 15 यूनिट दिखाएगा। इसका मतलब ये होगा कि पिछले दिन का 10 यूनिट और आज का 5 यूनिट दोनों जोड़ के वो बताएगा। तो वह इंस्ट्रूमेंट जो पुरानी रीडिंग को भी जोड़कर बताए उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो इसमें जो पूछा है कि इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, इसमें जो होता है हमारा क्या होता है, वोल्टमीटर तो सूचक यंत्र होगा, इंडिकेटिंग टाइप होगा। वो इधर इधर डीसी वोल्टमीटर भी सूचक टाइप होगा। स्पर्श रेखा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी सूचक टाइप, ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। एनर्जी मीटर जो घर का हमारा मीटर होता है उसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। ये क्या होगा, हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप होगा, क्योंकि ये डे बाई डे जो रीडिंग होती है उनको जोड़ के बताता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। 178 क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग एरर को नियंत्रित कैसे किया जाता है। क्रीपिंग एरर वही होती है कि घर में कोई लोड ना होने के बाद भी ऊर्जा मीटर या एनर्जी मीटर रीडिंग को जोड़ता जाए। ठीक है। तो घर में कोई लोड ना होने के बाद भी मीटर अगर भागता है तो उसे बोलते हैं हम क्रीपिंग एरर। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत करते हैं। डिस्क पर 2 छेद कर देते हैं,
जिससे कि मीटर अनावश्यक जो है वो भागता नहीं है। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो है चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आई की वैल्यू 1 है तो फोर्स भी 1 न्यूटन लगेगा। अगर आई की वैल्यू 2 हो गई तो फोर्स हमारा 4 न्यूटन लगेगा। अगर आई की वैल्यू 3 हो गई तो फोर्स कितना लगेगा, 3 का स्क्वायर 9 लगेगा। तो जाहिर सी बात है करंट के साथ साथ हमारा फोर्स जो सुई का डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका जो पैमाना होगा वो लीनियर ना होके नॉन लीनियर होगा। मतलब इसमें खांचे शुरू में पास पास होंगे और बाद में दूर दूर होंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि इसका जो पैमाना होता है वो असमान होता है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग फोर्स करंट के वर्ग के अनुपाती होता है इसमें। ठीक है, 179 का देखते हैं। इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है, डिफ्लेक्टिंग बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, 180 क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट में हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। ठीक है, तो क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। मतलब कि फील्ड बनती है, फील्ड की वजह से क्या होता है कि उस बल लगता है और बल के कारण कॉइल घूमती है। तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र अगर आ जाता है तो उसकी वजह से कौन सी त्रुटि होती है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो उसके कारण रीडिंग जो है वो गलत रीडिंग दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो वो एक त्रुटि कहलाएगी। यह त्रुटि क्यों होती है चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण, या इसको कौन सा प्रभाव बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस एरर। इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभावित त्रुटि। प्रभावित त्रुटि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग देता है, इसको बोलते हैं प्रभाव त्रुटि। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट त्रुटि का मतलब यह होता है कि जो वैल्यू हम माप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो सटीक वैल्यू ना देकर कुछ और वैल्यू बताए, इसको त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ वाट मीटर, किस प्रकार का वाट मीटर है, ये फिगर में दिया हुआ है। तो यह किस टाइप का वाट मीटर है, ये जो है हमारा 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। हमें पता है ना, डैम्पिंग जो होता है वो अवमंदक बल होता है, जो सुई में कंपन होता है उस कंपन को रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हमने करंट दिया 2 एम्पियर का, तो इसकी सुई हमारी 0 से 2 एम्पियर पे जाके फिक्स होनी चाहिए, 2 एम्पियर दिखानी चाहिए। लेकिन 2 एम्पियर पे जाकर ये सुई क्या हो रही है, कहाँ पर ये कंपन कर रही है। मतलब ये कभी 1.5 पे पहुँचती है, कभी 2 पर, कभी 2.5 पर। तो हम जान नहीं पाते कि इसमें जो है सुई हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या दिखा रही है। ठीक है, तो उस कंपन को रोकने के लिए डैम्पिंग किया जाता है। तो ये डैम्पिंग क्या होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस सुई के साथ एक जो है पिस्टन लगा जोड़ दिया जाएगा, और पिस्टन एक सिलेंडर में आगे पीछे होता है सुई के घूमने की वजह से। तो ये क्या होता है कि जो पॉइंटर होता है, सुई होता है, इसके साथ एक तरह से एक लोड कनेक्ट हो जाता है। उस लोड की वजह से क्या होता है, पॉइंटर हिल नहीं पाता, जहाँ पे वैल्यू जाएगा वहीं पे फिक्स बन के वहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या करता है, तो किसी प्रकार के उपकरण में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की जाती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारी जो है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में की जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग हमारी 2 तरह की होती है, एक एडी करंट डैम्पिंग होती है, एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, एक होती है हमारी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एडी करंट डैम्पिंग क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।
तो वह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो ये उपकरण है वो गलत रीडिंग देने लगता है। तो इसी नाते एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग करके हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग उत्पन्न करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमारी यूज होती है। 182 183 उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। ठीक है, न्यूट्रल कनेक्शन, विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ ए न्यूट्रल कनेक्शन। तो कौन सा एनर्जी मीटर में हमारा न्यूट्रल कनेक्शन भी देना होता है। तो इसमें सिंगल फेज जो होगा वो, सिंगल फेज एनर्जी मीटर में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल होते हैं। सिंगल फेज एनर्जी मीटर में क्या होंगे, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो सिंगल फेज जो हमारे घर में मीटर लगे होते हैं उसमें क्या होता है, फेज को भी कनेक्ट करना पड़ता है और न्यूट्रल को भी कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। 184 जो है क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। ये जो आवृत्ति मीटर है, फिगर बना हुआ है, इसका प्रकार क्या है, ये अनुनाद टाइप, यांत्रिक अनुनाद टाइप है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। व्हाट इज द सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट, संवेदनशीलता किसी भी इंस्ट्रूमेंट की संवेदनशीलता क्या होती है। संवेदनशीलता का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिबल है, मतलब कि ज़रा से रीडिंग उतार चढ़ाव अगर हो रहा है मान में तो वह रीडिंग में दिखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एम्पियर मीटर कनेक्ट है किसी सर्किट में, मान लीजिए करंट जो है 2 एम्पियर से 2.5 एम्पियर हो गई, तो फट से उसकी सुई जो है 2.5 एम्पियर दिखाने लगे। ठीक है, या उसकी करंट मान लीजिए घट गई 1.5 एम्पियर हो गई, तो सुई तुरंत 1.5 एम्पियर दिखाने लगे। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो कि थोड़ा सा भी अगर चेंज हो रहा है मान में तो उस मान को वह तुरंत बताने लगे कि अभी करंट घट गई है या बढ़ गई है। थोड़ा सा भी चेंजिंग होने पर अगर वैल्यू बदल देता है तो वो क्या कहलाता है, अच्छा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी को किससे दर्शाते हैं, इसको जो है सेंसिटिविटी को हमेशा ओम पर वोल्ट में दर्शाते हैं ओम पर वोल्ट। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, ओम पर वोल्ट में सेंसिटिविटी को दर्शाते हैं, इसको याद रखिएगा। 185 186 क्वेश्चन पे आते हैं, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। वही पहले वाला क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम डिस्क जो होती है उसमें छेद किए जाते हैं क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए। क्रीपिंग एरर क्या होती है, क्रीपिंग एरर वो एरर होती है, क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्रीपिंग एरर वो होती है जिसमें ऊर्जा मीटर या घर का एनर्जी मीटर बिना किसी लोड के भी रीडिंग को बताए। ठीक है, तो क्रीपिंग एरर होती है, इसलिए डिस्क पर 2 छेद किए जाते हैं। 187 क्वेश्चन देखते हैं, इस यंत्र का नाम क्या है। इस यंत्र का नाम क्या है, तो इस यंत्र का नाम है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। चल कुंडली मूविंग आयरन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग की जाती है। क्यों डैम्पिंग की जाती है, जिससे कि सुई की गति को तेज करता है, विचलन शून्य स्थिति में लाता है, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। तो दोलन मतलब होता है कंपन। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। डैम्पिंग का काम ही है दोलन को कम करना या कंपन को ख़त्म करना। ठीक है, तो कंपन, दोलन मतलब होता है कंपन, तो सुई में जो कंपन होता है उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे पास डैम्पिंग की जाती है, डैम्पिंग बल लगाया जाता है या अवमंदक बल लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के करोड़ का क्या कार्य है। चल कुंडली या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एक कॉइल होती है और इसमें एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा जो सॉफ्ट आयरन होता है वो लटका होता है। कुंडली से जैसे मैग्नेट बनता है तो लोहा क्या होता है, आकर्षित होता है उससे, उसके आकर्षण से वो उससे जो है सुई कनेक्ट होती है और वो सुई घूमती है। तो इसमें नरम लोहे का क्या कारण है, क्या कार्य है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका क्या कारण होगा, इसमें जो है पहला ऑप्शन जैसे देखिए इसमें दिया है
विक्षेपण बल को मजबूत करता है, सुई की गति को नियंत्रित करता है, मीटर को अधिकतम संवेदनशील प्रदान करता है, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स एक समान वितरित करता है। तो नरम लोहा का कार्य यही होता है कि एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को एक समान रूप से वितरित करता है, जिससे कि एक पॉइंटर या सुई पर क्या है, एक समान रूप से बल कार्य करे। ठीक है। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? वो लोडिंग इफेक्ट जो होता है वो मापक यंत्र पर लोडिंग इफेक्ट के कारण कौन सी एरर आती है? लोडिंग इफेक्ट के कारण उनकी सेंसिटिविटी क्या होती है, वो लो हो जाती है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर लोडिंग इफेक्ट है तो वह इंस्ट्रूमेंट कम सेंसिटिव होगा। कम सेंसिटिव का मतलब ज़रा सा भी अगर मान में बदलाव हो रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट बता नहीं पाएगा। ठीक है, मान बढ़ा है कि घटा है, इसको बोलते हैं लो सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये लोडिंग इफेक्ट के कारण होता है। लोडिंग इफेक्ट होता क्या है? लोडिंग इफेक्ट वो होता है कि जो भी मान में बदलाव होता है वो मीटर क्या करता है, वो मीटर उसको जो है सोख लेता है, उस मान को जो है वो दिखा नहीं पाता जो भी बदलाव हुआ है। इसी को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यंत्र का नाम क्या है? तो ये यंत्र हमारा क्या है? आकर्षण टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आकर्षण टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये कॉयल है, ये कॉयल की कॉयल बनी हुई है, और यहाँ पे एक ये सॉफ्ट आयरन है। ये क्या है? नरम लोहा है या सॉफ्ट आयरन है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अटैच हुआ है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये बनाएगा ये वायु घर्षण डैम्पिंग, इसको बोलते हैं वायु घर्षण डैम्पिंग। ये किस लिए होता है? सुई के कंपन को रोकने के लिए होता है। तो इस कॉइल में जब करंट आती है, इस कॉइल में करंट फ्लो होती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसकी वजह से ये लोहा क्या होता है, लोहा इधर शिफ्ट होगा इधर की तरफ, जिससे सुई हमारी क्या होगी, वो इधर की तरफ इस स्केल पर हमारी मूव करेगी और रीडिंग को दिखाएगी। तो ये जो होता है हमारा आकर्षण टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर की घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? रिवोल्यूशन पर मिनट की कोई मोटर अगर घूम रहा है तो वो कितने चक्कर लगा रहा है एक मिनट में, उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण की ज़रूरत पड़ती है? इसमें जो है कौन सा उपकरण यूज होता है? ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, टैकोमीटर। हाँ, एक टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी मोटर के घूमने की गति को बताता है कि एक मिनट में मोटर कितने राउंड लेता है। टैकोमीटर की रीडिंग जो होती है वो आरपीएम में होती है। आरपीएम इसका मान होता है रिवोल्यूशन पर मिनट या चक्कर प्रति मिनट, चक्करों की संख्या। तो टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो मोटर की गति को आरपीएम में दिखाता है। 193 क्वेश्चन है, लौ प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की पहचान कैसे करेंगे? पहला है नो टर्मिनल मार्किंग, कोई चिन्हित प्लस सिरे नहीं, लाल रंग का एक सिरा और प्लस माइनस चिन्हित सिरा। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या मापता है? एसी मापता है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों मापता है। तो इसको पहचान करने का तरीका क्या है कि इसके टर्मिनल पे कोई अंकन नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ इसमें दर्शाया नहीं होगा, कहीं भी आप प्लस माइनस जोड़ दो। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 194 क्वेश्चन देखिए, इसमें एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हम बता दें, इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या प्राथमिक उपकरण को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इन्हीं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से क्या होते हैं, वो बनाए जाते हैं।
तो अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर ये सब क्या है? सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है? एक प्राइमरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। 195 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? ठीक है, तो कौन सा बल जो होता है वो पॉइंटर को मूव करवाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है डिफ्लेक्टिंग बल होगा, वही जो है पॉइंटर को 0 से किसी मान पर ले जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य है? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? इंडिकेट, डिस्प्ले द क्वांटिटी, इंडिकेट द क्वांटिटी, रजिस्टर द क्वांटिटी, मेजर द क्वांटिटी। तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या करता है? क्वांटिटी को लगातार दर्ज करता है। दर्ज करने का मतलब कि पिछली क्वांटिटी क्या है थी, आज की क्वांटिटी क्या है, 2 दिन बाद क्वांटिटी जो है देखेंगे तो पिछली वाली जोड़ के बताएगा। सी वाला ऑप्शन सही है। और इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट का एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? घर का हमारे एनर्जी मीटर, ठीक है, जो कि रीडिंग को जोड़ के बताए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, मात्रा को यह दर्ज करता है। 197 क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण हमेशा वर्टिकल पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। जिसमें गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण होता है उसको वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, वो हमेशा क्या क्या मापते हैं? इज क्वांटिटी मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से क्या मापा जाता है? पावर नापी जाती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? इसमें जो उच्च प्रतिबाधा रखी, हाई इनपुट इम्पीडेंस रखा जाता है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना करें। अच्छा, मान लीजिए एक कोई मीटर है हमारे पास, यहाँ पे एक मीटर है जो कि 1 मिली एम्पियर तक माप सकता है। अब इससे 10 मिली एम्पियर की करंट हमें मापनी है। तो यहाँ पे इसके पैरेलल में एक प्रतिरोध लगा देंगे R, जिसमें 9 एम्पियर करंट चली जाएगी, 9 मिली एम्पियर नीचे चली जाएगी और 1 मिली एम्पियर इधर आएगी। मान लीजिए यहाँ 10 मिली एम्पियर आ रही है, तो एक इसमें चली जाएगी, 9 इसमें चली जाएगी। ये जो प्रतिरोध है इसकी गणना करने का सूत्र क्या होगा? तो इसमें कैलकुलेशन है, वैसे तो इसका आंसर जो है 3 ओम है। इसको हम अलग से बता देंगे आप लोगों को। तो ये थे कुल हमारे क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।